वह अंदर गया। नफीस ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ रजिया? पेट में दर्द हो रहा है, रजिया ने कहराते हुए कहा। मैं अम्मी को बुलाकर लाता हूँ। सुनकर नफीस ने कहा, नहीं, अम्मी को बुलाकर मत लाओ। मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, जरा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। नफीस उसके पेट को सहलाने लगा। नफीस के हाथ की छुअन पाते ही रजिया के मन में सेक्स उभरने लगा। इधर नफीस भी आंखें बंद करके पेट सहलाता जा रहा था। तभी रजिया ने नफीस का हाथ पकड़कर अपने उबारों पर रख दिया। नफीस के हाथ रखते ही वह गुलाब की तरह खिल उठी। जरा जोर से सहलाओ। रजिया अब पूरी तरह बहक चुकी थी। उसने एक झटके से नफीस को खींचकर अपने बगल में लिटा लिया और ऊपर से रजाई ढक ली। और वह सब कुछ हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उधर अरमान को भी रजिया की जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह नफीस से मिलने के बहाने उसके गांव जा पहुंचा। नफीस ने खूब उसकी खातिरदारी की। वह रजिया से भी मिला। अमान ने रजिया से उसका मोबाइल नंबर मांगा, पर रजिया ने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फोन पर बात करने को कहा। अमान भारी मन से लौट आया। पढ़ाई का यह आखिरी साल था। नफीस की उम्र 21 साल की होने जा रही थी। वही रजिया 18वां बसंत पार कर 19 की ओर बढ़ रही थी। उसकी बोलचाल किसी को भी अपना बनाने के लिए दावत देती थी। बादलों के बीच चमकती बिजली सी वह जब घर से बाहर निकलती तो कई और उसके दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। वे दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। एक दिन रजिया ने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, हमें बाहर खाना खाने के लिए 2 घंटे का समय मिलना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में शाकाहारी खाना मिलता है। और हम, ठीक है, रविवार को चली जाया करो। प्रिंसिपल ने अपनी रजामंदी दे दी। इसके बाद नफीस और रजिया मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक होटल पहुंच गए। नफीस ने पहले से ही वहां कमरा बुक कर रखा था। अब तो यह सिलसिला चल पड़ा और वो दोनों अपने तन की प्यास बुझाने होटल आ जाते। एक दिन अमान भी होटल में नफीस और रजिया को देख कर पहुंच गया। मैनेजर, अभी अभी एक लड़का और एक लड़की आपके होटल में आए हैं। वे किस कमरे में ठहरे हैं? अमान ने पूछा। मुझे नहीं पता, कई लोग आते जाते हैं, आप खुद देख लो, मैनेजर ने कहा। अमान ने सारा होटल देख डाला, पर उसे वे दोनों नहीं मिले। अब अमान की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन अमान ने नफीस से पूछा, कल मैंने तुम्हें और रजिया को एक होटल में जाते हुए देखा था, पर तुम वहां अंदर कहीं नहीं दिखे। नफीस चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, पर कुछ नहीं बोला। अमान के जाने के बाद नफीस रजिया से मिला और बोला, रजिया, ऐसा लगता है जैसे अमान हमारी जासूसी कर रहा है। वह हमें ढूंढते ढूंढते होटल में जा पहुंचा था। हमें अब दूरी कम करनी होगी, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। रजिया डरते हुए बोली। समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कैसे एक साल बीत गया पता नहीं चला। अमान ने सोचा कि अगर रजिया को पाना है तो नफीस से दोस्ती बनाकर रखनी होगी। इम्तिहान शुरू हो गए थे। आज रजिया का आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। अमान का रजिया से मिलने का सपना टूटने लगा। प्यार से बेखबर रजिया के पेट में नफीस का 4 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी रजिया अपना बचाव नहीं कर पाई। मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आपने पेट गिराने की कोशिश की तो लड़की की जान जा सकती है। आगे आप जाने। आप मरीज को घर ले जाएं, डॉक्टर ने रजिया का मुआयना करके कहा। डॉक्टर की बात सुनकर रजिया की अम्मी चाचा चाची सकते में आ गए। रजिया को घर ले आए। सभी ने रजिया से पूछा कि किसका पाप पेट में पल रहा है, पर वह खामोश रही, आंसू बहाती रही। नफीस पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी की जबान पर रजिया का नाम था। अगर उसे शहर में पढ़ने नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता। अमान पर शक की सुई घूमी। उससे ही निकाह कर दिया जाए। एक रिश्तेदार कासिद को उसके घर भेजा गया, पर वह पैगाम लेकर खाली हाथ लौटा। गांव में जमात इकट्ठा हुई, पंचायत बैठी। मौलाना ने सबके सामने खत पढ़कर सुनाने को कहा। लिखा था, आपकी जमात का पैगाम मिला, पर हम एक बेहया और बदचना लड़की से अपने लड़के का निकाह करके खानदान पर दाग नहीं लगाना चाहते। ना जाने किस कौम की नाजायज औलाद पाल रखी है उसने। मौलाना कुछ देर खामोश बैठे रहे। कुछ सोचने के बाद मौलाना ने अपना फैसला सुनाया। बात सही लिखी है। जमात आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। जमात का कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लड़की को फौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी, मजहब के उसूलों का जरा भी ख्याल नहीं आया उसे।
یہی محبت کرنے والوں کی سزا ہے۔ مولانا کا محبت پر فتویٰ سن کر رضیہ کا خاندان سہم گیا۔ جماعت اٹھ گئی۔ رضیہ کے گھر مایوسی پسری تھی۔ رات میں سبھی فکر میں ڈوبے تھے۔ جب صبح آنکھ کھلی تو رضیہ کو نہ پا کر سب اس کی کھوج خبر لینے لگے۔ نفیس اور رضیہ مولانا کے فتوے کو ٹھوکر مارتے ہوئے دور نکل گئے تھے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے۔